आज हम जीएम सरसों की चर्चा करेंगे या ब्रॉड रूप में जीएम फसलों की। उदारीकरण ने देश को विभिन्न आयामों में बहुत तरीके से बदल दिया। अगर आपको याद हो 90 के दशक का डंकल प्रस्ताव, विदेशी कंपनियों का आना, टर्मिनेटर जीन, बर्मिनेटर जीन, निवेश का मसला, ऐसे ढेर सारे मुद्दे उदारीकरण के बाद चर्चा में आए और अभी तक जीवंत बने हुए हैं। किसी भी नए विचार के, नए प्रकल्प के, नई अवधारणा के श्वेत और साह दोनों पक्ष होते हैं। विचारणी बात यह होती है कि समय और समाज उसके संदर्भ में कितना तार्किक रुख अपनाता है। तो जीएम फसलें जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई बात है। इंजीनियरिंग हमारे लिए कोई नई विधा नहीं है। प्रस्तर युगीन लोहारी जो आज भी हमारे गांव में विद्यमान है, इंजीनियरिंग उसी का परिष्कृत रूप है, जहाँ पे ठोक पीट किया जाता, स्थान परिवर्तन किया जाता है। अगर हम समाज की भाषा में सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो जो आज हमारे राजनीतिज्ञों का मुँह चढ़ा शब्द हो गया है, अर्थ कितना समझ पाया जाता है, कितना समझना चाहिए दीगर मुद्दा है, लेकिन कहा यही जाता है कि हाशिए के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाना है। यह सामाजिक अभियांत्रिकी का महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे हम जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं, रास्को पाउंड की थियरी है। ऐसे लिटरेरी इंजीनियरिंग की बात उठती है या तमाम तरीके से ठोक पीट करके, परिवर्तन करके, परिशोधन करके या समाशोधन करके, संशोधन करके, जो भी हम चीज़ों में परिवर्तन लाने की युक्ति तलाशते रहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अपने पड़ाव में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। क्लोनिंग तक हमारी परिधि में है। फिलहाल इस समय जेनेटिक इंजीनियरिंग जीएम सरसों को लेकर के चर्चा में है। जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि जीन्स में परिवर्तन करके सुघर और सकारात्मक, धनात्मक तथा उत्पादक गुणों की वृद्धि। अभिप्राय यह होगा जीएम सरसों ला करके हम सरसों के उत्पादन में वृद्धि करेंगे, जो भारत में आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। तथ्य है कि मौजूदा समय में हम सरसों के तेल के आयात पर प्रतिवर्ष 10 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 67,371 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। यह भारी भरकम राशि है, इसे बचा जा सकता है। इस रुपए का हम तमाम तरीके से रोजगार परक योजनाओं में खर्च कर सकते हैं, राजकोषीय घाटा कम कर सकते हैं, व्यवस्था को पटरी पे ला सकते हैं। कदाचित इसी के मद्देनज़र केंद्र सरकार भी जो है जीएम सरसों की ओर आकृष्ट हुई है। यद्यपि पहली बार ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए सत्ता में 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि हम कृषि में तकनीक का उपयोग तो करेंगे। तो ये सब बातें वस्तुतः उसी सोच की अंतिम परिणति हैं जहाँ जीएम सरसों अस्तित्व में है, जिसके लाए जाने के पीछे उद्देश्य यह है कि सरसों की उत्पादकता बढ़ेगी, जो अभी काफ़ी कम है। तथ्य है कि हमारे यहाँ सरसों का उत्पादन मौजूदा समय में अपने पारंपरिक प्रयासों से प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर 1000 से 1200 किलोग्राम है, जबकि औसत वार्षिक उत्पादन दर जो वैश्विक संदर्भों की है वह 2000 से 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, यानी कि लगभग 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम कम करते हैं उत्पादन अपनी पारंपरिक रीति से। तो जीएम सरसों इस अंतर को पाटेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जीएम सरसों परंपरागत उत्पादन विधि, रीति और उपज तथा किसानी से 30% से लेकर 40% तक उत्पादकता बढ़ा सकती है। शुद्धता 38% की बात की जा रही है कि 38% उत्पादन बढ़ जाएगा यदि जीएम सरसों हमारी खेती में शामिल हो गई तो।
जीएम सरसों के संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक बात यह है कि यह अब जो है जेएनडीके इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी आनुवंशिक अभियांत्रिकी आकलन समिति द्वारा अप्रूव हो गई है। हालांकि यह प्रक्रिया का एक चरण है, क्योंकि केंद्र सरकार की भी अंतिम मंजूरी नहीं मिली हुई है और इस सरसों को डीयू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पेंटल ने जो है DMH11 नाम दिया है और DMH11 नामक जो जीएम सरसों है इसके लिए ICAR भी पूरी तरीके से शोधरत है और यह अनुमान किया जा चुका है कि हर तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे उत्पादन के लिए अनुकूल है। इस नाते इसकी बुआई में अब देरी नहीं होनी चाहिए और सब कुछ अनुकूल रहे तो 2 सालों में के भीतर किसानों को यह बीज मिलना चाहिए बुआई के लिए, ताकि हमारा उत्पादन बढ़े और आयात में निर्भरता हमारी कम हो। तो सरलीकरण ये है कि जीनिक संशोधन के थ्रू सरसों के उत्पादन में वृद्धि, ताकि हमें आयात कम करना पड़े, ताकि हमारा उत्पादन बढ़े, ताकि खाद्य तेलों पे विदेशों में जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो हो, तेल के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों और ढेर सारे पैसे जो 63,371 करोड़ रुपए है वो जो बाहर जा रहा है वह कम। ये सब तो हुई कुछ बातें, फैक्चुअल बातें हुई। अब सवाल है कि DMH11 नामक जो संकर सरसों की जाति लाई गई है, जिसे उत्पादन बढ़ने की बात की जा रही है, इसके अन्य संदर्भ क्या, इसे लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए, या हम यूँ कहें कि इसके विरोध में क्या है, इसके पक्ष में क्या है, न्यायपीठ इसके संदर्भ में क्या कहती है, याचिकाएं क्यों दायर की गई हैं। तो पक्ष और विपक्ष के मुद्दे भी यहाँ इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो पहले हम जीएम सरसों के पक्ष को देखते हैं। निसंदेह जीएम सरसों से उत्पादन तो बढ़ेगा लगभग 38%। निसंदेह इससे आयात पर खर्च होने वाली आय हमारी बचेगी। निसंदेह उस आय का हम अन्य क्षेत्रों में उत्पादक उपयोग कर पाएंगे, रोजगारपरक योजनाएं ला पाएंगे, ये सब हमारे लाभ होंगे। तेल के क्षेत्र में हमारी निर्भरता जो विदेशों पर है, खासतौर पे कनाडा जैसे देशों पे, वह कम होगी। और वैसे भी जीएम सरसों या संशोधित सरसों के उत्पाद तेलों को हम पहले से भी उपयोग कर रहे हैं। कनाडा का जो रेपसीड संकर प्रजाति है उसका तेल हमारे यहाँ धड़ल्ले के साथ आ रहा है और बिक भी रहा है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। किस तरीके से उत्पादन और आत्मनिर्भरता, जनहित संरक्षण, लोक कल्याण इससे जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए जीएम सरसों का पक्ष लिया जाना चाहिए। किंतु विरोधियों की एक लंबी फहरिस्त है। एक तो पर्यावरणवादियों की है और दूसरा ज़्यादा क्या, भाजपा का जो पितृ संगठन RSS, उसका जो एक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच भी इसके विरोध में है। बुद्धिजीवी भी इसके विरोध में हैं, किसान भी विरोध की बात करते हैं। और अभी हाल में अरुणा रोड्रिक्स की एक याचिका जिस पर चर्चा हो रही सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे तमाम लोग भी इसके विरोध में खड़े हुए हैं। इनका विरोध इन सब बातों को लेके पहली बात ये कहते हैं कि उत्पादन तो होगा, क्या उत्पादन स्वास्थ्यकर भी होगा या किसानों के हितों के विरुद्ध नहीं जाएगा? भोजन के रूप में भूख तो मिटेगी, लेकिन नई तरीके की किसी आनुवंशिक बीमारियों के होने का खतरा तो उत्पन्न नहीं होगा। खास बात यह होगा जब ये बीज फसल के रूप में, पेड़ के रूप में उगेंगे तो जो फूल उगेगा, फूल के जो परागकण वातावरण में फैलेंगे, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
उन परागण की प्रक्रिया में हमारी जो है इंसेक्ट्स कहीं नकारात्मक रूप में प्रभावित तो नहीं होंगे, या ये परागित कण दूसरी फसलों पे जाकर के उनको बंध्याकृत तो नहीं कर सकते हैं। एक बात और, ये पीले रंग के परागण अगर आपके वायुमंडल में घुल गए तो एक नई तरीके की समस्या भी आ सकती है, और सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि मौलिक प्रजातियों के अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाएगा। हम सरसों के उस मूल टेस्ट से वंचित हो जाएंगे। आप हाल के दिनों में देख रहे हैं, मिर्च खाते हैं, मिर्च की तासीर इसलिए थी कि वो तीखी लगे, बासमती चावल की तासीर इसलिए थी कि वह उसमें एक खास तरीके का सेंट हो। इसके बाद आपका बैगन टमाटर की तासीर इसलिए थी कि वो बाटी चोखा के साथ खाने में खास तरीके की टेस्ट दें। सरसों की तासीर इसलिए थी कि एक विशेष तरीके की सुगंध दे। वो तमाम तरीके की आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोगी है, शरीर में मालिश करने के काम आता है। क्या जीएम सरसों ये सब चीज़ें दे पाएंगी? क्या जीएम सरसों मौलिकता के साथ कंपनसेट कर पाएंगी? ये कम विचारणीय मुद्दे नहीं। इसलिए जीएम सरसों के संदर्भ में खास सूझबूझ के साथ ही निर्णय लिया जाना चाहिए। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर तक इसकी बुआई पर रोक लगा दी, और अभी तो तुरंत शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन सरकारें या इसके पक्षधारिता वाले लोग अब बुआई का समय तो चलो इसकी टेर छेड़ दें। तो अगली सुनवाई होनी है 17 नवंबर को अरुणा रोड्रिक्स की याचिका पर। हालांकि सरकार कह रही है कि हम जीएम फसलों का पक्ष लेंगे क्योंकि यह जनहित, लोक कल्याण, उत्पादक और पेट भरने के लिए उचित विचार है। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है यह अलग मुद्दा रहेगा, किंतु जो बातें हमको आपको सोचनी चाहिए, सत्य है कि किसी भी शोध और परिष्कार के श्वेत और स्याह 2 पहलू होते हैं। दोनों पहलुओं को हम विचार कर चुके हैं, किंतु एक समन्वित दृष्टिकोण कहता है कि एक सीमा तक जीएम फसलों का एक सुनिश्चित क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है, उनके उत्पादकता के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जनयांत्रित फसलें उपादेयी उतना हो ही जितना सोचा जा रहा, 38-40%। तो हमें करना यह है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ से पर्यावरणीय क्षति कम हो, इनके उत्पादन का आकलन प्रायोगिक विधि के धरातल पे किया जा सकता है, किंतु इसी समय अपनी पारंपरिक किसानों को, अपने पारंपरिक कृषि को सुदृढ़ रूप में वरीयता देते हुए एक लाइन हम बोला करते हैं कि कृषि संकट के कारण किसान कर्ज में डूबा हुआ है, ना कि किसान के कर्ज में डूबने के कारण कृषि संकट में। द्वितीय हरित क्रांति एक मुद्दा है, किसानों के उत्पादन के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाना एक मुद्दा है, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे खेती के लिए ब्याज पे लिए गए ऋण का मुद्दा हो, चाहे बीजों का मुद्दा हो। तमाम ऐसी बातें हैं, इनको किसानों को मुहैया करा करके इनके उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। आयात करना ही नहीं पड़ेगा, लोकल लेवल पे काम संभव है। तो फिर जीएम फसलें अपनाने का क्या हेतु है? बढ़ती जनसंख्या एक मुद्दा है, उसको अन्य तरीके से भी सलटाया जा सकता है उसकी आवश्यकताओं को। जरूरी नहीं कि उसके लिए हम जीएम फसलों की ओर जाएं। तो प्रायोगिक तौर पर पर्यावरणीय संकट को देखते हुए, भारत के किसानों की स्थिति को देखते हुए हमें कुछ उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसे अफरा तफरी में इसलिए कि उत्पादन बढ़ जाएगा, तो इसकी भी तो संभावना है कि वो उत्पादन स्वास्थ्यकर होगा कि नहीं होगा। इसकी भी तो संभावना है कि नया पर्यावरणीय संकट तो कोई नहीं उत्पन्न हो जाएगा। इसकी भी तो संभावना है कि इससे नए तरीके की आनुवंशिक बीमारियां तो नहीं पैदा हो जाएंगी। फिलहाल फूंक फूंक करके कदम रखने का समय है, और एक निश्चित क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर जीएम फसलों का उपयोग उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पे इससे उपयोग करने के लिए जब तक ICAR के लिए जो ICAR के साथ जो
एक सुनिश्चित संकल्प है, कभी इस पर और रिसर्च किया जाएगा तो पूरी शोध, पूरी जांच परख और संसदीय निर्णय के पहले इस पर जल्दी से कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जीएम सरसों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। उत्पादन जरूरी है, किंतु स्वास्थ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मौलिक प्रजातियों के आसन्न संकट का मसला भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जीएम फसलों के व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उचित शोध संधान तथा उचित संसदीय निर्णय के आलोक में जनभावनाओं को देखते हुए किसानों के हितों को अर्थपूर्ण नज़रिया देते हुए जीएम सरसों लाई जा सकती है। फिलहाल तार्किकता महत्वपूर्ण रहेगी और तार्किकता सदैव और सर्वदा समाज के हित में जाती है। कुल मिलाजुल करके समाज का हित, हमारा जीवन महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या वैयक्तिक प्रभावकों या उत्प्रेरकों की कुछ बात हम आपको बताएंगे। फिर हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अनंत शुभकामनाएं।